जय हिंद टू एवरीवन। वेलकम बैक टू यूपीएससी पीवाईक्यू सीरीज। हम लोग इस सीरीज में यूपीएससी के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चन को डिटेल से एनालिसिस करते हैं, प्लस उसके ऑप्शन और उसके कीवर्ड, जो भी ऑप्शन और कीवर्ड होते हैं जहाँ पे एनालिसिस का स्कोप होता है 360 डिग्री उसका एनालिसिस करते हैं, प्लस नोट मेकिंग करते हैं। तो उसी सीरीज में एक और वीडियो है जिसमें कि हम लोगों ने 2024 के पीवाईक्यू को देख रहे हैं, और ये सीएससी 2024 का जो प्रीलिम्स हुआ था उसी में क्वेश्चन नंबर 1 से 72 तक कंप्लीट कर दिए थे। ये वीडियो सारा प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। और आज शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 73 से। और बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि कुछ इसमें टॉपिक वाइज कराओ, या फिर इसमें जितने भी क्वेश्चन आते हैं उन सारे क्वेश्चन का अलग अलग एनालिसिस कराने के लिए सब बोल रहे हैं। तो आप लोग एक बार विचार कर लेना कि क्या करवाना है। अगर मुझे बोलोगे टॉपिक वाइज करवाने के लिए तो मैं टॉपिक वाइज करवा दूंगा, अगर ऐसे चल रहा है ऐसे बोलोगे तो ऐसे करवा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे एंड द एंड में पीवाईक्यू करवाने हैं। और हालांकि टॉपिक वाइज जो सीरीज शुरू होगा वो बहुत ही जल्द शुरू हो जाएगा। इसलिए आप लोग कोई भी जो कमेंट कर करके परेशान हो रहे, कमेंट मत करो। ज़्यादा स्पैम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग पढ़ाई करो। पीवाईक्यू करवाना मेरा जिम्मेवारी है, मैं पूरा पीवाईक्यू करवा दूंगा, ठीक है। अभी ये वाला जो सेट चल रहा है आप लोग इसको करो, उसके बाद डिटेल से टॉपिक वाइज भी करवा देंगे, ठीक है। आप लोग को जैसे बोल रहे हैं पढ़ाई करते रहो। टॉपिक वाइज जैसे पॉलिटी स्टार्ट करेंगे, पॉलिटी सबसे पहला होगा पॉलिटी। और पॉलिटी में भी देखेंगे प्रस्तावना से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। और ये देखेंगे यूपीएससी सीएससी में कितने पूछ रहा है, फिर देखेंगे सीडीएस सीएपीएफ जितने भी एग्जाम जो यूपीएससी करवा रहा है उनमें से देखेंगे प्रस्तावना में यूपीएससी ने कितने क्वेश्चन पूछा। उसके बाद फिर देखेंगे सीडीएस में कितने क्वेश्चन आया, सीएपीएफ में। मतलब एक मिक्स ऐसा पीडीएफ बना देंगे जिसमें कि सारे क्वेश्चन यहाँ पे लगा होगा, सीडीएस सीएपीएफ एनडीए, ठीक है। ये यहाँ पे सारा क्वेश्चन लगा रहेगा। उसके बाद हम यहाँ पे एनालिसिस करवाएंगे। तो ये टॉपिक वाइज होगा। फिर जैसे पार्लियामेंट करवाएंगे, ठीक है। तो इसका आपको पहले टास्क दिया जाएगा, ऐसे पीवाईक्यू डायरेक्ट नहीं करवाएंगे। जैसे मान लो प्रस्तावना का पीवाईक्यू करवा रहे हैं तो प्रस्तावना टॉपिक पहले आपको पढ़ने के लिए दिया जाएगा। आप लक्ष्मीकांत से पढ़ोगे, या फिर यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ होंगे वहाँ से पढ़ोगे, या फिर जितने भी टॉपिक होंगे वो सबको मैं खुद से, या फिर कोई एक टीचर आएंगे वो खुद से पढ़ा देंगे। पहले आपका जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जैसे प्रस्तावना टॉपिक है इसका जितने भी कॉन्सेप्ट हैं पहले वो क्लियर करवा देंगे। उसके बाद जब एक बार आप ये क्लियर कर लोगे तो लक्ष्मीकांत जो बुक है लक्ष्मीकांत, वहाँ से आप पढ़ लेना। जितने भी इसके नोट्स बना सकते हो आप बना लेना, क्लास में ही जो क्लास करवाएंगे यूट्यूब पे अपने, यही मधुजीत आईएएस पे ही क्लास होंगे सारे। उसके बाद प्रस्तावना से जितने क्वेश्चन आएंगे वो कर लोगे। तो बताओ और भी कुछ बचेगा क्या? यहाँ तो सारा कुछ खत्म हो जाएगा। उसके बाद पहले आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो गया, उसके बाद नोट मेकिंग हो गया, उसके बाद यूपीएससी ने जितने क्वेश्चन पूछे हैं सारे पीवाईक्यू हो गए। तो ऐसे हम सोच रहे हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है तो आप लोग स्पैम मत करो। मुझे कमेंट पता चल जाता है, चांदनी है वो बहन है, एक कृति है वो बहन है, ये दो तीन एक और बच्चे हैं उसका नाम भूल रहा हूँ, वो सारे बच्चे कमेंट कर रहे हो। मुझे पता चल रहा है आप लोग को टॉपिक वाइज चाहिए। तो ठीक है, मैं कोशिश करूँगा बहुत जल्दी ये सीरीज स्टार्ट करने की, ठीक है। तो चलो अभी क्वेश्चन नंबर शुरू करते हैं 73 से। 73 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ पे आंसर नहीं बताएंगे, पहले ये सब डिटेल से देखेंगे, ठीक है। उसके बाद ये सब देखेंगे कहाँ पे इसका कौन स्थापना किया, कौन क्या था, उसके बाद आंसर पे आएंगे, ठीक है। तो वीडियो पॉज करो और एक बार आप लगा के देखो। उम्मीद है आप लोगों ने लगा लिया होगा। अब देखो यहाँ पे ये क्या कह रहा है, पहले इसको पढ़ो। भारतीय जनसंघ, उसके बाद बोल रहा है इसका स्थापना, मतलब उसके नेता कौन है। भारतीय जनसंघ के नेता यहाँ पे दे रखा है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो ये कथन जो है ना भारतीय जनसंघ वाला, ये इसका सही है, ये सही है। क्योंकि अगर यहाँ पे आप लिखोगे तो लिखो यहाँ पे भारतीय जनसंघ, मेरे साथ नोट मेकिंग करते चलो, ठीक है। बार बार लेक्चर देखने का आपके पास टाइम भी नहीं होनी चाहिए, और ज़्यादा इधर उधर कुछ भी मत देखो, पढ़ाई करो, नौकरी लो, उसके बाद देखते रहना, पूरा लाइफ पढ़ा है। देखो भारतीय जनसंघ का स्थापना किसने किया था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ही। कब किया था, 1951 में। 1951 में क्या था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है। एसपीएम लिख दिए, आप समझ जाओगे ना। ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ये कब किए थे, 1951 में। कहाँ पे, दिल्ली में, दिल्ली में। ये ध्यान रखना, इसका स्थापना कहाँ पे हुआ है, भारत में ही हुआ है। भारतीय जनसंघ का स्थापना दिल्ली में हुआ है।
और इसके तहत ये पहला अध्यक्ष भी थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय अगर जनसंघ का पूछ ले, पहला अध्यक्ष कौन था? प्रथम अध्यक्ष, फर्स्ट प्रेसिडेंट, प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक है, इतना इस वाली लाइन से ध्यान रखना। अब यहाँ पे फिर क्या बोल रहा है, ये देखो, सोशलिस्ट पार्टी के बारे में क्या बोल रहा है, इसका नेता कौन था ये बोल रहा है, या इसका नेता सी राजगोपालचारी। ठीक है, यहाँ पे पढ़ोगे ये सोशलिस्ट पार्टी। अब देखो, ये जो कथन है ना, ये गलत है, ये गलत है, लेकिन ये तो सही था, क्योंकि अभी तुरंत देखे कि भारतीय जनसंघ का स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी की है दिल्ली में, उसका प्रथम अध्यक्ष थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट। ठीक है, और सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना ये सी राजगोपालचारी नहीं किए थे। सी राजगोपालचारी का एक अलग ही पार्टी था, ये कांग्रेस से जुड़े हुए थे। और सोशलिस्ट पार्टी का नेता कौन कौन थे पता है? सोशलिस्ट पार्टी का नेता था जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया। अगर लिखना चाहोगे तो यहाँ पे लिख लो सोशलिस्ट पार्टी, जस्ट वेट 1 मिनट, यहाँ पे लिख सकते हो आप सोशलिस्ट पार्टी। ठीक है, इसके नेता कौन कौन थे? जयप्रकाश नारायण। ठीक है, जयप्रकाश नारायण, या फिर इसको जेपी नारायण भी लिख सकते हो आप, जय प्रकाश नारायण। और कौन थे? डॉक्टर लोहिया। ठीक है, राम मनोहर लोहिया है, तो यहाँ पे हम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया लिख दिए। ठीक है, आप लोग लिख लो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, ऐसा नहीं शॉर्ट फॉर्म में लिखो, बाद में भूल जाओ ये क्या लिखा हुआ। ठीक है, और ये सब इसका नेता थे। और राजगोपालचारी जो थे, ये क्या हुआ, ये स्वतंत्र थे, और इसने जो पार्टी, ये कांग्रेस से संबंधित थे सी राजगोपालचारी, और इसमें ये नहीं थे, सोशलिस्ट पार्टी में नहीं थे, इससे ये स्वतंत्र थे। ठीक है, अब देखोगे ना, सी राजगोपालचारी का पार्टी, अगर यहाँ पे लिख दें हम सी राजगोपालचारी, इसके पार्टी का क्या नाम था? इसके पार्टी का नाम था स्वतंत्र पार्टी। ठीक है, स्वतंत्र पार्टी। ये पहले थे कांग्रेस में, और कांग्रेस में रहने के बाद 1957 में 1957 में ये क्या हुए, कांग्रेस से अलग हो गए। कांग्रेस में इनकी विचारधारा नहीं बनी। पहले ये कांग्रेस से संबंधित थे, बाद में इसकी जब विचारधारा कांग्रेस से नहीं मैच होने लगी, तब ये कांग्रेस से अलग हो गए, और अलग होने के बाद ही तुरंत कौन सा पार्टी बना लिया? स्वतंत्र। ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बार बार पूछ लेता है, अभी दिखाएंगे आगे, सीडीएस में भी पूछा गया है। स्वतंत्र पार्टी की स्थापना किया, पार्टी की स्थापना। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखो, यहाँ से एक चीज़ समझो, यहाँ पे ये 1957 में तो कांग्रेस से अलग ही हुए, पहले ये कांग्रेस के साथ थे, बाद में ये कांग्रेस से जैसे अलग हुए तो 1957 में अलग हुए, और 1959 में ये पार्टी बना लिए थे। ठीक है, और इनके पार्टी का क्या नाम था? स्वतंत्र पार्टी। ठीक है, स्वतंत्र पार्टी की स्थापना किए थे ये। तो आप यहाँ से आप क्या समझ सकते हो? सी राजगोपालचारी ये तो गलत है। सोशलिस्ट पार्टी का नेता कौन थे? जयप्रकाश नारायण और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। अब अगर नेक्स्ट देखोगे, ये क्या कह रहा है? कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, जगजीवन राम। तो ये सही है, ये बिल्कुल सही है। कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, कौन क्या था इसका, वो नेता कौन थे? जगजीवन राम थे इसके नेता। अब देखो, 2 फरवरी 1977 को ना, ये जगजीवन राम कब, तो यहाँ पे थोड़ा लिख दें, इधर जगह का कमी हो रहा है, यहाँ पे लिख देते हैं। जगजीवन राम का ये जो पार्टी है, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी। ठीक है, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, इसका नेता कौन थे? तो जगजीवन राम थे, जगजीवन राम। और ये वाला, ये जो पीडीएफ है ना, ये टेलीग्राम पे अपलोड कर देंगे। ठीक है, वो उधर से वो आप ले लेना क्लास ख़त्म होने के बाद। अब देखो, ये कब स्थापना कब हुआ था इनका, तो अगर जो कभी यूपीएससी ऐसा दे दे, हालांकि ऐसा कलिस्ट ऑप्शन बनाएगा नहीं कि डेट पूछ ले, बहुत रेयर ऑफ रेयर केस होता है कि यूपीएससी डेट पूछता है, बट एक ध्यान रखना, पूछ ले कि सबसे पहले कौन से पार्टी का स्थापना हुआ। और अगर यहाँ पे ना ये सभी में दे दे, तो सबसे पहले इसका स्थापना हुआ था भारतीय जनसंघ का 1951 में, उसके बाद कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी 1977 में, इसका नेता कौन था? जगजीवन राम। ये सब आपको क्या हो, ध्यान होनी चाहिए। ठीक है, ये अपना खुद का पार्टी बना लिया था जगजीवन राम ने। अब देखो, उसके बाद लास्ट है कौन सा? स्वतंत्र पार्टी।
और अगर देखोगे अभी तुरंत बताए कि स्वतंत्र पार्टी से कौन संबंधित था, तो जगजीवन राम संबंधित थे, लेकिन ये आचार्य नारायण देव नरेंद्र देव जो थे, आचार्य नरेंद्र देव, इसके बारे में अगर जानोगे तो यहाँ पे लिख लो आचार्य नरेंद्र देव, ये सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित थे, ना कि स्वतंत्र पार्टी से ये संबंधित नहीं थे। कौन से पार्टी से संबंधित थे? सोशलिस्ट पार्टी। यहाँ पे अगर मिटा के लिख दे, जस्ट वेट, ये आचार्य नारायण देव सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है। तो इतना हमने इस क्वेश्चन से कितना कुछ सीखा, ये सब आप लोग लिखते जाओगे, ठीक है। सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित थे। अभी कभी अगर ऐसा ऑप्शन आ जाए, अभी CDS वाले जब साल में करवाएंगे CDS का क्वेश्चन, नेक्स्ट इसको जैसे ख़त्म करेंगे उसके बाद CDS CAPF स्टार्ट करेंगे, तो वहाँ पे देखना सेम यही क्वेश्चन उठा के CDS में पूछा है और उसी का थीम यहाँ पे रिपीट कर दिया था। तो जितने PYQ करोगे ना, मॉक टेस्ट करने से बेटर है आप PYQ लगाओ, और जितने PYQ करोगे उतना आपका दिमाग खुलेगा। तो ये इस क्वेश्चन से हमने इतना कुछ समझा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। अब देखो इस क्वेश्चन को समझने से पहले ना, अच्छा इसका आंसर नहीं बताएं, इस वाले क्वेश्चन का आंसर ही नहीं बताए, तो आप लोग खुद से भी ये सर्च कर सकते हो, ये तो गलत है, ये गलत है, और ये वाला सही है, ये वाला सही है। तो आप लोग खुद से भी बता सकते हो इसका आंसर क्या होगा, केवल 2 कथन सही है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है यही कि भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है, और ये बोल रहा है नगर पालिका। अच्छा ये सब देखने से पहले ना, पहला इसका कीवर्ड कौन कौन सा है ये पहले आइडेंटिफाई करो। यहाँ पे कीवर्ड है इसका नगर पालिका, तो पहले नगर पालिका और पंचायत ये समझते हैं, उसके बाद भाग 9 समझेंगे। अच्छा फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है दूसरा कथन, आपात उपबंध में संविधान के भाग 18। अभी एक बात बताओ, और उसके बाद यहाँ पे देखो ये फिर बोल रहा है भाग 20। तो ये वाला तो आपको कल ही क्लियर करवाएं अच्छे से, पता है या नहीं? जो कल का लेक्चर नहीं देखे हो, कल का लेक्चर देखो। ये कथन को ना बहुत ज़्यादा डीप में, बिल्कुल डीप में कल ही एनालिसिस किए हैं। तो आज अगर एनालिसिस फिर से करेंगे इस कथन को तो टाइम किल हो जाएगा, तो थोड़ा सा बता देंगे आपको, ठीक है, जो कि रिकॉल हो जाएगा और आगे बढ़ जाएगा। तो पहले हम देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे इसको नगर पालिका को और भागनों को, उसके बाद इसको देखेंगे, फिर यहाँ पे थोड़ा सा बता के आगे बढ़ेंगे, उसके बाद इसका आंसर देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखो नगर पालिका, नगर पालिका। अब देखो नगर पालिका और पंचायत वाला जो संशोधन हुआ था, आपको याद है? किसी भी बच्चे को याद है 73वां 74वां संशोधन किससे संबंधित है? नहीं याद है तो कोई बात नहीं, चलो हम अभी बता देते हैं, फिर आगे से मत भूलना, ठीक है। नगर पालिका जो है, नगर पालिका ये किस कौन से भाग में, तो 9, ये जो है ये 9 का को, ये सही है, ठीक है। 9 का ए में है, भाग 9 का ए, या फिर 9 का को भी कह सकते हो, 9 का को, ठीक है। अब इसमें अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? नगर पालिका का अगर अनुच्छेद देखोगे तो नगर पालिका का अनुच्छेद 243 पी से लेके 243 पी से लेके 243, ठीक है, ZG तक है, ये नगर पालिका के अनुच्छेद से संबंधित है। अच्छा एक बात और बताओ, नगर पालिका जो था ये कौन से अनुच्छेद, ये कौन से संविधान संशोधन से जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था 74वां संविधान संशोधन हुआ था। 74वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1992 में। वहीं से नगर पालिका का कॉन्सेप्ट आया। समझ में आ गया ना नगर पालिका का कॉन्सेप्ट क्या था, ठीक है। और इसी से नगर पालिका का संरचना आया और इससे शक्ति मिली नगर पालिका को। तो ये सही संविधान के भाग 9 में दिया गया है और आपको ये सब जानने के लिए मिला, ठीक है। कौन से अनुच्छेद, ये केम्मा संविधान संशोधन हुआ था 74। अब यहीं पे एक लगे हाथ जान लो, पंचायत, ठीक है। हालांकि यहाँ पे कहीं पे पंचायत का व्याख्या नहीं, लेकिन थोड़ा सा जान लो, आगे बताएंगे दिखाएंगे जब PYQ, तो आपको लगेगा अच्छा हुआ पढ़ लिए थे पंचायत। अब जैसे देखोगे ना, जैसे नगर पालिका का कॉन्सेप्ट आया था उसी तरह से पंचायत का भी आया, और पंचायत का भाग 9 में था, ठीक है। अगर यहाँ पे लिखे भाग 9, भाग 9, 9 में पंचायत था और 9 को में दिया नगर पालिका को, ठीक है। आप एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पे सिर्फ 9 है, अगर इसी में को जोड़ेंगे तब वो हो जाएगा नगर पालिका का। अभी यहाँ पे सिर्फ पंचायत है तो 9 में है, ठीक है। और इसका अनुच्छेद था 243 से 243 से 243 ओ तक था, ठीक है। 243 ओ तक था पंचायत का अनुच्छेद। अब इसको किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया था? तो इसको जोड़ा गया था 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान
संशोधन, ठीक है। ये हम शॉर्ट में लिख दिए संविधान संशोधन, आप लोग पूरा ऐसे लिखोगे, ठीक है, संविधान, या फिर जैसे आपको मज़ा आए वैसा लिखो, संविधान संशोधन ऐसा शॉर्ट में लिख दिए, ठीक है। तो ये कहाँ से कहाँ तक था, ये था 243 से लेके 243 ओ तक। और कौन से संविधान संशोधन से जोड़ा गया था, अगर कभी क्वेश्चन पूछ ले कि नगर पालिका को कौन से संविधान संशोधन से जोड़ा, तो आपको पता होनी चाहिए नगर पालिका को 74वां संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। जबकि पंचायत का जो व्यवस्था आया है ना, पंचायत का व्यवस्था 73वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। अच्छा, आप लोग बताना कि पंचायत में जो भी कार्य होता है, ठीक है, पंचायत में जो भी कार्य होता है वहाँ पे एक पंचायत स्तर पे चुनाव होता है, पंचायत के स्तर पे। तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में देना, ठीक है, कि पंचायत समिति का जो चुनाव होता है वो कैसा चुनाव होता है, प्रत्यक्ष होता है या अप्रत्यक्ष होता है। इस वाले क्वेश्चन का कमेंट करना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से हमने कितना कुछ सीखा, ये सारा कुछ सीख लिया। अब देखो, अगर यहाँ पे देखोगे ये क्या कह रहा है, आपात उपबंध संविधान के भाग 18 में है। तो सबसे पहले समझो आपात उपबंध है क्या और कितने प्रकार के आपात उपबंध हैं। उम्मीद है इसको आप लोग ने लिख लिया होगा, इसको मिटा दें, यहाँ से इरेज करते हैं, आप लोग साथ के साथ में हैंड नोट बनाते चलो, ठीक है। यहाँ पे देखो आपात उपबंध कितने प्रकार के हैं, ठीक है, हमारे संविधान में अगर देखेंगे, यहाँ पे देखो इमरजेंसी प्रोविज़न बोल रहे, आपात उपबंध, ठीक है। ये कौन से भाग में, संविधान के भाग 18 में, ये तो सही है, ये तो सही इसने दे रखा है, भाग 18। अब इतना नहीं लिखना है कि संविधान के भाग 18 में है, इतना नहीं लिखना है। भाग 18 ऐसा लिखो शॉर्ट में, बिल्कुल शॉर्ट नोट बनाते जाओ, ज़्यादा वो लिखने का काम नहीं है। ऐसा नहीं है कि पूरा जो PYQ का कॉपी बना रहे हो उसी को आप बुक बना दो, कॉपी में इतना लिखो कि बुक बना दो, ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल शॉर्ट में लिखते जाओ। अगर कहीं पे संविधान संशोधन लिखना है तो वहाँ पे आप ऐसा लिखो ना, ऐसा संविधान, ठीक है, संशोधन, ऐसा कुछ लिख दो जो कि सिर्फ आपको समझ आए। ऐसा नहीं कि आपका नोट सबको समझ में आ रहा है, आपका नोट है बस आप पढ़ोगे, ठीक है। देखो, तो आपात उपबंध किस भाग में, भाग 18 में। यहाँ पे एक बात बताओ आप लोग, अगर हम यहाँ से क्वेश्चन पूछें या फिर UPSC ही क्वेश्चन पूछ सकता है, ये किस अधिनियम से लिया गया था। अगर हम, आपको याद है कि कल बताए हुए थे कि भारत का ना बहुत सारा संविधान का भाग, भारत अधिनियम 1935 जो था, ठीक है, भारत शासन अधिनियम जो था, भारत शासन अधिनियम 1935, यहाँ से बहुत कुछ लिया गया था संविधान के लिए। तो आपात उपबंध का कॉन्सेप्ट भी कहाँ से लिया गया था, भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया था, ठीक है। ये सब चीज़, छोटी छोटी चीज़ को ध्यान रखो, अगर कभी क्वेश्चन पूछ ले UPSC तो उस टाइम आपको ये पता होनी चाहिए। फिर ये मत बोलो कि वहाँ पे अरे मेरे दिमाग में ये सब नहीं था या फिर पढ़े नहीं थे, इसलिए इतना डीप में हम PYQ करवा रहे हैं। अब देखो, ये आपात उपबंध जो है ना, अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, अनुच्छेद अगर इसका देखोगे तो 352 से लेके अनुच्छेद 360 तक है, ठीक है, आपात उपबंध का व्यवस्था। और इसमें होता क्या है, जब भी इमरजेंसी का प्रोविज़न होता है तो केंद्र बहुत शक्तिशाली हो जाता है। केंद्र क्या हो जाता है, केंद्र पावरफुल हो जाता है, मतलब शक्तिशाली, शक्तिशाली हो जाता है केंद्र, ठीक है, केंद्र शक्तिशाली बन जाता है। और ये क्यों होता है, क्योंकि देश का एकता अखंडता को बरकरार रखने के लिए केंद्र को शक्तिशाली होना पड़ता है। क्योंकि अगर राज्य पे छोड़ दें, देखो यहाँ पे जैसे केंद्र है, ये बॉस है, अगर यहाँ पे छोटे छोटे राज्य हैं, ये अपने अपना मनमानी चलाते रहता है, यहाँ पे मंत्री बैठे होते हैं, अलग अलग दल के नेता रहते हैं, और ये सब अपना अपना चलाते रहते हैं शासन। और जैसे ही ये संविधान के दायरे से बाहर जाने लगता है, या फिर भारत में कभी भी बाहरी आक्रमण हो जाता है या फिर युद्ध की स्थिति बन जाती है, तो उस टाइम पे क्या होता है, आपात उपबंध लागू कर देते हैं, ठीक है। समझ गए ना आपात उपबंध क्यों लागू होता है। अभी एक बात बताओ, आप लोग को पता होगा, स्टैटिक बुक में पढ़े होंगे, और नहीं पढ़े हो तो स्टैटिक बुक पढ़ो जाके, लक्ष्मीकांत पढ़ो, वहाँ पे अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है तो अभी जो बताए थे थोड़ी देर पहले कि जब टॉपिक वाइज PYQ सीरीज शुरू होगा तो पहले उसका लेक्चर आएगा, लेक्चर जैसे कंप्लीट करोगे उसका शॉर्ट नोट, हैंड नोट अपने खुद से बनाना। जब एक बार देखो मैं क्यों बोलता हूँ, जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसका खुद से हैंड नोट बनाओ, इसके पीछे रीज़न क्या होता है।
आप जब कुछ चीज़ को लिखते हो ना, किसी भी चीज़ को आप जैसे लिखते हो, तो लिखने के टाइम ना आपका हाथ आपके ब्रेन को सिग्नल भेजता है कि ये चीज़ लिखो, और जैसे ही वो चीज़ लिखते हो तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाता है, और जब आप रिवीजन करते हो तो सबकॉन्शियस माइंड फिर से सिग्नल भेजता है, अच्छा इसको तो पहले पढ़ रखे हैं, तो वो जल्दी रिवीजन हो जाता है, जल्दी रिवीजन। इसलिए पीडीएफ के पीछे मत भागो, खुद से हैंड नोट बनाओ, खुद से। अभी बच्चे पीडीएफ पीडीएफ कर कर करके भागते रहते हैं, ठीक है, मत भागो। आप लोग जानते होंगे आपके फ़ोन में 50-60 पीडीएफ पड़ा होगा और एक भी पीडीएफ को पूरा नहीं पढ़े होंगे, मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं भी कभी कोई स्टूडेंट था, मेरे साथ भी यही सब हाल था। हाँ, उस टाइम पे इतना पीडीएफ वीडीएफ का कल्चर नहीं था, उस टाइम पे ऑफलाइन चलता था। तो देखो, आप लोग हमेशा ध्यान रखें कि कुछ भी होता है, ठीक है, वहाँ पे आप एक शॉर्ट नोट बनाते जाओ। शॉर्ट नोट आपका रहेगा, आपको पता होगा कहाँ पे क्या लिखना है। अगर पीडीएफ कोई दूसरा बंदा दे रहा है, वहाँ पे वो 10 लाइन लिख सकता है, ये लाइन ये लाइन, और अगर आप शॉर्ट नोट बनाओगे, क्या पता इस 10 लाइन का काम ही ना हो सकता है वहाँ पे 2 ही लाइन का काम हो, जो आपको याद रहना चाहिए वही आपके शॉर्ट नोट में होगा। तो इसलिए आप अपना नोट खुद से बनाओ, ना कि पीडीएफ पे डिपेंडेंट रहो, ठीक है। चलो, यहाँ से देखते हैं ये क्या बता रहे थे, कि अपात उपबंध के बारे में बता रहा था। अपात उपबंध में क्या होता है, केंद्र क्या हो जाता है, शक्तिशाली हो जाता है। उसके बाद अगर यहाँ पे देखोगे, और ये भाग किसमें, यही बता रहे हैं ना, भाग 18 में है, ठीक है, बिल्कुल ये सही है। और अगर इसमें देखोगे आप लोग, जब लक्ष्मीकांत पढ़ोगे तो वहाँ पे ये लिखा होता है कि कितने प्रकार का आपात का व्यवस्था है संविधान में, तो 3 प्रकार का, ठीक है। कितने प्रकार का आपात उपबंध का व्यवस्था है, 3 प्रकार। बता सकते हो कौन कौन से 3 प्रकार में, कौन कौन से प्रकार है? तो पहला है राष्ट्रीय आपात, ठीक है, राष्ट्रीय आपात। ये कहाँ से कहाँ तक, कौन से अनुच्छेद में? ये अनुच्छेद है 352, ठीक है, ये ध्यान रखना। दूसरा है, दूसरा आपातकालीन है कि राष्ट्रपति शासन या फिर संवैधानिक तंत्र की जब विफलता होता है तब राष्ट्रपति शासन लगता है, ठीक है। तो दोनों लिख सकते हो आप, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन या संवैधानिक तंत्र की विफलता, ठीक है, संवैधानिक तंत्र की विफलता। अब देखो, पहला राष्ट्रपातकाल हो गया, राष्ट्रपति शासन हो गया, और तीसरा होता है वित्तीय आपातकाल, ठीक है। वित्तीय आपातकाल, यहाँ पे समझ लेना, ये वित्तीय आपातकाल लिखे हैं, ये कौन सा, अच्छे यहाँ पे इसका अनुच्छेद नहीं लिखेंगे, इसका अनुच्छेद है 356, अनुच्छेद 356, और वित्तीय आपातकाल जो होता है इसका अनुच्छेद है 360। तो जल्दी बताओ कि आपातकाल कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, कौन कौन से? राष्ट्रपति शासन, ठीक है, पहला है राष्ट्रीय आपातकाल जो कि अनुच्छेद 352 में, राष्ट्रपति शासन 356 में, और फिर वित्तीय आपातकाल 360 में। आप लोग जब स्टैटिक बुक पढ़ोगे तो आप ये तीनों को ना ध्यान से पढ़ना, और ये आप लोग का HW है, आपका HW है कि राष्ट्र आपातकाल क्या है, राष्ट्रपति शासन क्या है, और वित्तीय आपातकाल क्या है। आज के आज इसको ख़त्म करोगे लक्ष्मीकांत से जाके, ठीक है। जितना HW दे रहे हैं उसको करते चलो साथ के साथ, इसको आज के आज। अभी थोड़ी देर बाद जब लेक्चर ख़त्म होगी तो तुरंत किताब पलटोगे, मुझे पता है कोई नहीं पलटेगा, मुझे सबका पता है, घर आके पिटाई करेंगे जो नहीं पढ़ोगे। HW में ये टास्क है कि ये तीनों आपातकाल को पढ़ोगे और कमेंट में लिखोगे, कमेंट में लिखोगे डन, या फिर कमेंट में लिखोगे राष्ट्रीय आपातकाल क्या है, राष्ट्रपति शासन क्या है, और वित्तीय आपातकाल क्या है। इसमें राष्ट्रपति की क्या भूमिका होती है वो भी लिखना, ठीक है। चलो, यहाँ से हमने क्या सीखा, राष्ट्रपातकाल कितने प्रकार के हैं। और अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे अगर हम बताना चाहें, यहाँ पे लिखो 352 जो था, अनुच्छेद 352, इसमें पहले क्या शामिल, और उसके बाद इसमें क्या हटा के क्या गया, और 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, ठीक है, 1972, ये सब क्या था। आप लोग को अगर जब स्टैटिक पढ़ोगे, ध्यान रखना ये सब जो पूछ रहे हैं ये सब क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ऐसा नहीं है कुछ भी पूछ रहे हैं। और आप लोग को ये चीज़ पता होनी चाहिए, 44वां संविधान संशोधन में क्या हुआ था, इसमें अशांति शब्द जो था, अशांति और आंतरिक, आंतरिक अशांति जिसको कहते हैं, आंतरिक अशांति को ख़त्म करके कौन सा जोड़ा गया था, सशस्त्र विद्रोह को जोड़ा गया था, ठीक है। ध्यान रखना कि 44वां संविधान संशोधन 1972 में किसको हटाया गया और उसके स्थान पे किसको जोड़ा गया, ये चीज़ अगर आपको पता होगी तो कभी क्वेश्चन आएगा तो आप तुरंत कर ले जाओगे। तो 44वां संविधान संशोधन 1972 में आंतरिक अशांति, आंतरिक अशांति
इसको क्या किया गया, हटाया गया, और जोड़ा किसको गया, किसको जोड़ा गया, सशस्त्र विद्रोह को, सशस्त्र विद्रोह को जोड़ा गया। ठीक है, और इसी से मिलता जुलता एक केस था मिनर्वा मिल्स का। ठीक है, आप लोग ये भी बताना कि मिनर्वा मिल्स का केस क्या था, मिनर्वा मिल्स का केस। इतना कुछ HW मिला है आपको। ठीक है, ये सब करते रहना। चलो, अगर इस वाले क्वेश्चन का आंसर देखें तो इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, फिर पहुंचते हैं क्वेश्चन पे। तो देखो, बैकग्राउंड अगर नहीं बताएंगे, अगर डायरेक्ट हमें आंसर बता देंगे, तो आपका जो रिवीजन होगा, जो आप इस वीडियो को देख रहे हो, रिकॉल कैसे कर पाओगे, आप ही बताओ। या फिर जो PYQ कर रहे हो, कैसे पता चलेगा ये क्या था। जो स्टैटिक पढ़ लियो उसके लिए और भी बेटर होगा, उसका रिवीजन हो जाएगा। जो नहीं पढ़े हो उसका कॉन्सेप्ट डेवलप होगा। ठीक है, और जो पढ़ने वाले हो उसके लिए ना दिमाग में एक टेंशन दे चुके हैं कि HW करना है। तो जो भी कर रहे हो आप लोग करते रहो, साथ में PYQ लगाते रहो। ये आपका रामबाण इलाज है। ठीक है, रामबाण इलाज है, क्योंकि यहाँ पे आपका सब कुछ हॉलिस्टिक कवर कर रहे हैं। ठीक है, चलो अभी देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, ये तो समझ में आ गया ना। या फिर अभी और भी बताएं इसमें कुछ। आप ज़्यादा बताएंगे ना तो लेक्चर ही हो जाएगा 2 घंटे का, क्योंकि ये अलग एक टॉपिक ही है, ये पूरा टॉपिक ही है। अभी जो टॉपिक वाइज जब करवाएंगे ना, तो इसमें कम से कम एक लेक्चर लगेगा, पक्का एक लेक्चर लगेगा, तब आपको अच्छे से बिल्कुल डीप में समझे आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये कथन क्या है, सही है, भाग 18 में था, और जितना डीप हो सके अभी देख लियो। अब क्या बोल रहा है, संविधान संशोधन संबंधित उपबंध, ये तो कल ही बताएं, और इसको जाके देख लेना आप लोग। तो ये भी सही है, ये भी सही है, कहने का मतलब 1 2 3 सभी सही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 75। वीडियो पॉज करो, पहले लगाओ। यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, यहाँ पे ये बोल रहा है कि भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ये फिर ऑप्शन दे रहा है, अंतर्राज्य व्यापार और वाणिज्य राज्य सूची के अधीन एक राज्य का विषय है। ठीक है, अभी देखते हैं, इसको नहीं पता है हमें क्या है। ठीक है, पहले सारे ऑप्शन को पढ़ लो, उसके बाद देखेंगे सही आंसर क्या है। फिर क्या बोल रहा है, अंतर्राज्य प्रवासन राज्य सूची के अधीन एक राज्य का विषय है। ठीक है, फिर देखते हैं, अंतर्राज्य संगरोध संघ सूची के अधीन एक संघ का विषय है। और यहाँ पे देखो, निगम कर राज्य सूची के अधीन एक राज्य का विषय है। तो आप लोग को पता नहीं होगा इसका आंसर क्या है। अगर हम यहाँ पे एक चीज़ देखें, ऑड इवन का, एक ऑड इवन का भी कॉन्सेप्ट होता है कि आपको क्या चीज़ यहाँ पे ऑड लग रहा है। हालांकि ये सब तुक्केबाजी रियल एग्जाम में मत करना, सही बता रहे हैं। अगर आपका अटैम्प्ट बिल्कुल ही कुछ क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं हुआ है, तभी ये सब तुक्केबाजी करना। और भी यही बता रहे हैं, इवन और ऑड वाला कॉन्सेप्ट। हालांकि इसके पीछे भागना नहीं है। देखो ये क्या बोल रहा है, अंतर्राज्य व्यापार और वाणिज्य राज्य सूची के अधीन एक एक राज्य का विषय है। फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ भी बोल रहा है एक राज्य का विषय है। ठीक है, और यहाँ भी बोल रहा है एक राज्य का विषय है। तो ये सब क्या हो गया, इवन हो गया। ठीक है, इवन मतलब कि ये जितने भी हैं यहाँ पे राज्य राज्य कर रहा है, लेकिन इसी में एक है संघ का विषय, संघ का विषय। तो अगर गैस मास्टर हम भी बन जाए तो हम क्या बता सकते हैं कि ऑप्शन सी सही है। लेकिन इसके पीछे नॉलेज लगता है बाबू, नॉलेज सीखो। ठीक है, अभी तो समझ में आ गया कैसे ये ऑड इवन आउट काम करता है। और जितने भी ये सब ना चलते रहते हैं यूट्यूब पे, ये सब कुछ दिखाते रहेंगे आपको कि ऐसे ऐसे लगता है ये सब। देखो यहाँ पे क्या है, अंतर्राज्य व्यापार और वाणिज्य राज्य सूची के अधीन ये प्रविष्टि संख्या 42 में आता है। ठीक है, अंतर्राज्य व्यापार और वाणिज्य ये राज्य सूची का नहीं है, ये संघ सूची का है। किसका है, संघ सूची का है। अगर संघ सूची का देखोगे तो इसमें अंतर्राज्य व्यापार और वाणिज्य वाला। ठीक है, ये प्रविष्टि संख्या कितना है इसका, प्रविष्टि संख्या 42। ठीक है, प्रविष्टि संख्या 42। उसके बाद देखोगे अंतर्राज्य प्रवासन, ये भी किसका है, संघ सूची का है। और प्रविष्टि संख्या इसका कितना है, इसका प्रविष्टि संख्या 81 है। ठीक है, और तीसरा है ये निगम कर, निगम कर के जगह पे एक चीज़ और आता है, निगम कर और आयकर। यहाँ पे अगर आयकर भी आ जाए ना,
तो आयकर और निगम कर हमेशा ध्यान रखना ये राज्य सूची का नहीं संघ सूची का होता है, संघ सूची है। हालांकि अभी इसका प्रविष्ट संख्या देखते हैं कितना है। देखो निगम कर जो है ये संघ के अंतर्गत आता है, ठीक है, और इसका प्रविष्ट संख्या कितना है 85। तो ये यहाँ पे लिख लो निगम कर, इसका प्रविष्ट संख्या कितना है 85, ठीक है। तो यहाँ से आपने क्या सीखा कि ये गलत है, ये गलत है और ये गलत है। यहाँ पे ये राज्य राज्य के बारे में बोल रहा है। अब अगर गलती से कभी यूपीएससी ये वाला दे देना घुमा के, तो जितने भी वो गैस मास्टर है सबका पसीना छूट जाएगा, फिर बोलेगा अच्छा ये क्वेश्चन को तो छोड़ के आना चाहिए था। वो पीवाईक्यू को डीप में एनालिसिस ही नहीं किया, तो उसको क्या ही पता है प्रविष्ट संख्या कहाँ से आ रहा है। तो यहाँ से ये चीज़ ध्यान रखना कि ये वाला कथन सही है, अंतर्राज्य संगरोध संघ सूची के अधीन एक विषय है और ये क्यों लाया गया था, ठीक है। पहले इसको जानो ये लाया क्यों गया था। इसको मिटा दें, आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। देखो ये जो है ना संगरोध, अंतर्राज्य संगरोध संघ सूची, अंतर्राज्य, ठीक है, इसको पढ़ना अंतर्राज्य संगरोध संघ सूची। ये इसका मतलब क्या था अंतर्राज्य संगरोध संघ सूची का, इसको पहले समझो। ये इसलिए लाया गया था क्योंकि राज्य की सीमा के पार ना बीमारी का प्रसार जो था ना उसको रोकने के लिए लाया गया था। मान लो कि जैसे अभी हम कहाँ पे हैं यूपी में, ठीक है, हम यूपी में और बीमारी का प्रसार यूपी में बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब यूपी से फैल के ना ये मान लो पंजाब जा रहा है या फिर बिहार जा रहा है, तो इसको रोकने का काम होगा किस द्वारा, संगरोध संघ सूची का ये विषय है और संगरोध के द्वारा इसको रोका जाएगा, ठीक है। इसलिए ये लाया गया था और इसका प्रविष्ट संख्या कितना है, इसका प्रविष्ट संख्या है 81 है, ठीक है, इसका प्रविष्ट संख्या 81 है। और संघ सूची संघ सूची संघ सूची फर्स्ट के अंतर्गत ये कवर किया गया है। तो इतना कुछ इस वाले कथन से, इस वाले क्वेश्चन से ध्यान रखना, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76, ठीक है। जस्ट वेट 1 मिनट, इस सब को हटा दो। देखो ये क्वेश्चन से बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, तो कान और नाक खरगोश की तरह खड़ा करके सुनो क्या बोल रहा है। वीडियो को पॉज करो, पहले पढ़ो। भारत के उच्चतम न्यायालय में निजता के अधिकार को संविधान, हालांकि ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इजी, ठीक है। यूपीएससी में देख लो कभी कभी बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन दे देता है, तो हालांकि इसका आंसर आप सबको पता हो चल गया होगा, लेकिन हम इस वाले आंसर को देखने से पहले इन सारे कथन का एनालिसिस करते हैं। तो चलो पहले लिखो यहाँ पे अनुच्छेद 15 क्या है बताओ, है पता किसी को अनुच्छेद 15? जस्ट वेट, यहाँ पे हम मिटाते हैं और आप लोग से जितना पूछ रहे हैं बताते चलो। आर्टिकल 15 है पता किसी को, व्हाट इज द आर्टिकल 15? तो चलो लिखो यहाँ पे आर्टिकल 15 क्या कहता है कि धर्म मूल वंश, ठीक है, लिखते जाओ, धर्म मूल वंश, जाति लिंग, जाति लिंग या जन्म स्थान के, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। किसी भी नागरिक के साथ, यहाँ पे ना ये स्टार दे देना, ये बहुत बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। ये आर्टिकल 14, 15 ये पूछ लेगा कि कौन सा आर्टिकल भारतीय के लिए है और कौन सा आर्टिकल विदेशी के लिए। तो आपको ये सब आर्टिकल ध्यान होनी चाहिए, कम से कम 1 से लेके आर्टिकल 50 तक तो जवान पे आपके होने चाहिए, ठीक है। अभी देखो ये क्या बोल रहे हैं कि धर्म मूल वंश जाति लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव को रोकता है। क्या करता है के साथ भेदभाव को रोकता है, ये बोल रहा है क्या अनुच्छेद 15। और इसके देखोगे ना इसके सब क्लॉज भी हैं,
अनुच्छेद 15 के कितने सब क्लॉज हैं, है पता किसी को? 6 सब क्लॉज हैं। तो अनुच्छेद 15(1) क्या कहता है? अनुच्छेद 15(1) बताओ, है पता किसी को? अनुच्छेद 15(1) कहता है राज्य किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, राज्य बोल रहा है राज्य, और राज्य का परिभाषा क्या है ये भी आपको पता होनी चाहिए। राज्य में किसको किसको ऐड करोगे? ये HW है। आप बताना राज्य शब्द जो है इसको किस किस से परिभाषित करते हैं? क्या इसमें प्राइवेट का कुछ वो भी है क्या, NGO वगैरह, इसको भी शामिल करते हैं क्या राज्य में? बताना HW में कमेंट करके। अनुच्छेद 15(1) का सब क्लॉज क्या है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, मूल वंश, ठीक है, केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, राज्य क्या करेगा? राज्य किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। ये इतना ध्यान रखना कि अनुच्छेद 15 का सब क्लॉज 1 क्या कहता है। ठीक है, अब अगर वहीं पे देखोगे इसके सब क्लॉज 2 को, अनुच्छेद 15 का सब क्लॉज 2 भी है, और अनुच्छेद 15 का 2 क्या कहता है? कोई भी नागरिक केवल इन्हीं आधार में से किसी सार्वजनिक स्थान, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल इत्यादि, तालाब, कुएं, कहीं जो सार्वजनिक स्थान है वहाँ पे घुसने से प्रतिबंध उसको नहीं किया जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 2 बोल रहे हैं। अनुच्छेद 15 का सब क्लॉज 2 क्या कहता है? कोई भी सार्वजनिक जगह, ठीक है, जैसे कि मतलब इसका आधार कौन कौन सा है? दुकान हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, होटल, सिनेमा हॉल, सार्वजनिक उपयोग वाले बने कुएं, तालाब, यहाँ पे घुसने से मना नहीं कर सकते हो। किस पे? धर्म, मूल वंश, जाति आधार पे। कि मतलब कोई बोलता है, कोई जैसे बोल देगा चमार है, ठीक है, उसको आप ऐसे नहीं भगा सकते हो कि आप भाग जाओ यहाँ से। या फिर कोई बोलेगा हम OBC हैं, उसको नहीं भगा सकते हो कि आप भाग जाओ यहाँ से। वो उसका मूल अधिकार का हनन हो रहा है, फिर वो जाके केस कर सकता है। समझ गए ना? तो ये बात है। अब देखो अनुच्छेद 15 का सब क्लॉज 3 ये क्या कहता है? अनुच्छेद 15 का सब क्लॉज 3 ये कहता है राज्य महिला, बच्चे और महिलाओं के लिए क्या कर सकता है? विशेष प्रावधान। महिला और बच्चे मतलब फीमेल एंड चाइल्ड के लिए क्या कर सकता है? विशेष प्रावधान कर सकता है। ठीक है, ज़्यादा मत लिखना, ऐसे लिख दो, फीमेल और चाइल्ड के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। आर्टिकल 50 का 3 सब क्लॉज में है। ठीक है, उसके बाद 4 क्या है आप लोग बता सकते हो? अनुच्छेद 15 का सब क्लॉज 4 क्या है? अच्छा, एक चीज़ और देखना, इसमें 2 सब क्लॉज है ना, ये 6 सब क्लॉज में 4, 5 और फिर 15 का 6। आप लोग इसमें से कमेंट करके बताना कि EWS वाला जो आया था, EWS वाला, उसको किस अनुच्छेद अनुच्छेद 15 के किस सब क्लॉज के तहत उसको प्रदान किया गया था, ये भी बताना। ठीक है, 4 में या 5 में या 6 में, और ये सारे सब क्लॉज को जाके पढ़ो। चलो यहाँ से इसको मिटाते हैं। अब देखो अनुच्छेद 15 क्लियर हुआ। अब देखते हैं अनुच्छेद 16 क्या कहता है। अनुच्छेद 16 यहाँ पे लिख सकते हो, आर्टिकल 16। देखो आर्टिकल 16 क्या कहता है? लोक नियोजन में या फिर अवसर में समानता को दर्शाता है। किसमें? लोक नियोजन में अवसर की समानता। ठीक है, और इसका भी सब क्लॉज है। ठीक है, इसका भी सब क्लॉज है, जाके इसके भी सब क्लॉज को पढ़ोगे। आज का टास्क है आप लोग का HW आज का अनुच्छेद 12 से लेके अनुच्छेद 30 तक कंप्लीट करोगे आज के आज। ठीक है, इसके बीच में जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है ना, बहुत बार रिपीट हुआ है, बहुत ही ज़्यादा बार, चाहे वो CDS में देखोगे, CAPF में देखो, तो आप लोग करना। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 19 में, इसमें भी 6 सब क्लॉज है। आपको अगर नहीं पता है तो जाके ये भी पता करो कि कौन कौन से सब क्लॉज हैं। इसके 6 सब क्लॉज हैं, जिसमें कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अगर इसके सारे सब क्लॉज को हम बताएं तो इसमें कौन कौन से सब क्लॉज हैं? भाषण, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण मतलब शांति से क्या कर सकते हो आप? सभा कर सकते हो, शांतिपूर्वक मतलब हथियार के बिना सभा कर सकते हो। संघ बनाने की स्वतंत्रता है, भारत में कहीं आने जाने की स्वतंत्रता है। उसके बाद भारत में कहीं भी बसने की क्या है? स्वतंत्रता है।
और कोई भी पेशा करने का स्वतंत्रता है, लेकिन सब में लिमिटेशन भी लगा है। स्टार तक लगा के सुनना कि सब में लिमिटेशन है। अब कोई पेशा का मतलब ये नहीं है कि जैसे हम टीचर हैं, ठीक है, हम क्या है, टीचर हैं। अब हम जाके स्पेस का रॉकेट बनाने लगे तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, डिग्री चाहिए। और वो डिग्री और उसके बाद इसका नॉलेज भी तो चाहिए, स्पेस में कैसे रॉकेट बनता है, इसका कैसे डिजाइन हो, वो सब हमको नहीं पता है तो हम रॉकेट नहीं बना सकते हैं। वैसे कोई मतलब ब्रेन का कोई डॉक्टर होगा और एक डॉक्टर होगा बोन का, जो कि हाथ पैर का इलाज करता है, तो वो जाके ब्रेन का ऑपरेशन नहीं कर सकता है। या फिर अभी यूपी में देखे होंगे कि एक इंसान था, उसने क्या किया, उसने सर का हेड ट्रांसप्लांट करवाया, ठीक है, और उसका हेड ट्रांसप्लांट कौन कर दिया, दांत का डॉक्टर कर दिया उसका हेड ट्रांसप्लांट, और वो आदमी क्या हुआ, मर गया। अब भी इस वाले डॉक्टर पे ना केस हो गया। क्यों केस हो गया, कि जबकि इसका पेशा तो था, ये तो डॉक्टर था, लेकिन इसके पास डिग्री नहीं थी, डिग्री नहीं थी। और डिग्री नहीं लेने के कारण, तो आप कोई भी पेशा कर रहे हो उसका डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। तो वही बता रहे हैं, अनुच्छेद अनुच्छेद में 19 में कितने सब क्लॉज हैं, 6। और जब ये 6 सब क्लॉज को पढ़ोगे फिर पता चलेगा, ठीक है। चलो, और यहाँ पे क्या बोल रहा है, अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड अनुच्छेद है। ये जो पूछ रहा है ना, निजता का अधिकार, निजता का अधिकार इसी से संबंधित है। और इसमें बहुत प्रकार के आपका राइट टू प्राइवेसी जो आया था, केएस पुट्टा स्वामी वाला केस, ठीक है, ये सब इसी में कवर है। अगर एक बार हम यहाँ पे बताना चाहें, जस्ट वेट वन मिनट, आप लोग को एक टास्क दे रहे हैं, ठीक है, आप लोग को एक टास्क दे रहे हैं, आप लोग ये टास्क करना। उसके बाद फिर हम, अगर ये वाला क्वेश्चन होगा ना, ये सारे क्वेश्चन को कल फिर से डील करेंगे। आप लोग से पूछेंगे आप लोग ने टास्क किया या नहीं किया, ठीक है। गोपालन केस, गोपालन केस जो हुआ था, ये किस चीज़ से संबंधित था, ये आपका HW है। गोपालन केस 1950 में हुआ था, 1950 में गोपालन केस हुआ था। ये किस चीज़ से संबंधित था ये बताओगे। उसके बाद मेनका गांधी केस, गांधी, हालांकि ये क्वेश्चन ना, ये क्वेश्चन को हम फिर से कल भी डील करेंगे, आज थोड़ा सा कुछ काम आ रहा है, ठीक है। आज का क्लास यहीं पे एंड करेंगे। इससे पहले आप लोग का जो HW है वो तो देख लो। मेनका गांधी केस क्या था, इसको भी आप बताओगे, और ये किस अनुच्छेद से संबंधित है ये भी बताओगे, ठीक है। उसके बाद एक और केस था इसका, मेन केएस पुट्टा स्वामी वाला, ठीक है, केएस पुट्टा स्वामी वाला, ये क्या था ये भी बताना है आपको, ठीक है। केएस पुट्टा स्वामी केस क्या है ये भी बताओगे। उसके बाद एक हादिया केस था, हादिया केस, ठीक है, ये भी डिटेल से बताओगे। ये चारों केस को ना डिटेल से बताओगे। अभी क्लास को हम ख़त्म कर रहे हैं, वरना हम ये सारा केस को डिटेल से अभी बताते, ठीक है। ये क्वेश्चन को कल फिर से इस क्वेश्चन पे डिस्कशन करेंगे। आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। उम्मीद है आप लोग को अच्छा लग रहा होगा क्लास, आप लोग पढ़ रहे होंगे और नोट मेकिंग कर रहे होंगे। मेरा जितना भी मेहनत है, मेरा कोई फ़र्ज नहीं। अभी देखो, अगर हम यहाँ पे ये सारे केस को डिटेल से बता रहे हैं, तो आपको क्या लगता है ये केस सिर्फ प्रीलिम्स में काम आएगा आपका? ये मेंस जब लिखोगे ना, और जब वहाँ पे गवर्नेंस में ये सारे केस को आप डालोगे, तब आपका कॉपी दूसरे बच्चे जो ये सारे केस को कवर नहीं कर रहा है और आप इस केस को पढ़ रहे हो, तो वहाँ पे आपका मेंस में कॉपी में अंतर आ जाएगा। जो एग्जामिनर देखेगा कि ये बच्चा केस पुट किया है, ठीक है, आप जैसे बताओगे कि निजता का अधिकार में केएस पुट्टा स्वामी, सॉरी हम ही बता रहे हैं यहाँ पे, आप लोग का इसी से संबंधित है, आर्टिकल 21 से। केएस पुट्टा स्वामी का केस क्या था, ठीक है, इसका जजमेंट क्या था, ये सब जब बताओगे तो आपका कॉपी दूसरे बच्चे के तुलना में अट्रैक्टिव लगेगा और एग्जामिनर नंबर देगा। तो यहीं से प्रीलिम्स से ही बेस बनता है मेंस का। आप ऐसा थोड़ी है मेंस का कुछ अलग से जाके चंद्रमा पर पढ़ाई करोगे, यहीं से बेस बनता है। और ये हमारा जो PYQ वाला सीरीज है, इसमें सब कुछ करवा रहे हैं इसीलिए, ताकि आपका बेस क्या हो जाए, मजबूत हो जाए। चीज़ और आप लोग से लास्ट में पूछना चाहेंगे, ये टॉपिक वाइज PYQ के लिए ना आप लोग बता देना कमेंट करके क्या करना है। और लेक्चर 1 से देखो, लेक्चर 1 L1 L2 जो लिखा हुआ है ना, ये लेक्चर का नाम है, वहाँ से देखो और अपना टास्क कंप्लीट करते रहो।